बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल पार्ट 2 हमने पढ़ना है सेमेस्टर नंबर 6। तो स्टार्ट होता है डेफिनेशन से एसएल सिस्टम की। एसएल इक्वेशन हमारे पास होती हैं एसएल सिस्टम। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और ऑर्डर उसका कितना होना चाहिए, मस्ट सेकंड ही होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे एसएल इक्वेशन। वो किस तरह बनेगी कि अब पी नॉट एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू, पी वन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस पी टू और साथ सिंपल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है कि पी नॉट पी वन पी टू फंक्शंस हैं ए बी इंटरवल के अंदर। कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, साइन कोज अल्फ़ा बीटा गेमा जो भी यानी कि फंक्शंस हो सकते हैं ए बी इंटरवल के अंदर। और ये फिर हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, एस एल इक्वेशन होगी। इसको हम एल से ज़ाहिर भी करते हैं, एल ऑफ़ यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस पूरी इक्वेशन को एल ऑफ़ यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने नीचे एल की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन वही लिखी है, सिर्फ यू नहीं लिखा हुआ अंदर। तो एल पे किस पे अप्लाई होगा, यू पे। इसके साथ साथ यू आ जाएंगे जबकि ये इक्वेशन बन जाएगी वो। इसे हम कहते हैं एल एस एल इक्वेशन। आगे आ गया एडजॉइंट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एल ऑपरेटर है। अब इसका एडजॉइंट वो बता रहा है। एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, एडजॉइंट को एल स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये होता है डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पी नॉट एक्स यू एक्स माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पी वन एक्स यू एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स यू एक्स। यानी कि पहले सब डबल डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव साइन सिंगल डेरिवेटिव और फिर सादा, और उसके बाद साथ साथ एक एक फंक्शन लग रहे हैं जो ए से बी इंटरवल में है और यू साथ एज इट इज़ चल रहा है। बस एस एल इक्वेशन भी होगी और इसका एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर भी हो गया। नेक्स्ट आ गया कंडीशन ऑफ एल एफ एल टू बी सेल्फ एडजॉइंट। कोई चीज़ सेल्फ एडजॉइंट का वो सेल्फ किसे कहते हैं, किसी चीज़ को जब कोई चीज़ अपने दूसरे चीज़ अपोजिट चीज़ के इक्वल आ जाए। हमने कहना कंडीशन ऐसी है कि जब जब वो ऑपरेटर अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के सेल्फ हो जाए यानी कि इक्वल हो जाए। तो कंडीशन देख लेते हैं, एल को किसके इक्वल रखना है, एल स्टार के। एल स्टार की वैल्यू हमारे पास ये है, आपको पता है। अब एल स्टार की वैल्यू अगर ये है तो इसका डबल डेरिवेटिव को मैंने ओपन किया हुआ है, सिंगल डेरिवेटिव यानी कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। एल स्टार को आप सिंप्लीफाई कर लें। जब एल स्टार सिंप्लीफाई हो जाएगा उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 कह के स्टॉप कर दिया। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इसको सिंपल एल के साथ कंपेयर करें, सेकंड डेरिवेटिव के साथ पड़ी हुई चीज़ें कंपेयर करें, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ पड़ी हुई चीज़ें कंपेयर करें, सादा के साथ पड़ी हुई चीज़ें कंपेयर करें। इसे हम कहते हैं ये कंडीशन आ गई सेल्फ एडजॉइंट के लिए, सिंपल। आगे आ गया एस एल इक्वेशन। अब द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस शक्ल की हो, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स यू एक्स प्लस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू एक्स। एस एल इक्वेशन में और पीछे एस एल सिस्टम में थोड़ा फ़र्क है। उसमें पहली टर्म में डबल डेरिवेटिव था, दूसरी टर्म में सिंगल डेरिवेटिव था, तीसरी टर्म सादा थी। एस एल इक्वेशन में थोड़ा फ़र्क है। इक्वेशन इस तरह होती है कि पहली में डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार सिंगल डेरिवेटिव रहेगा एक बार डबल डेरिवेटिव, लेकिन अगली दो टर्म्स में कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। इसे कहते हैं एस एल इक्वेशन। तो इसको ओपन करने से जब इस पर प्रोडक्ट रूल लगना है, सिंगल भी आ जाना है डबल भी आ जाना है। इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं, सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना है, डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना है। लेकिन इसको लिखते इस तरह है एस एल इक्वेशन को। आगे अब इस एस एल इक्वेशन की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप रेगुलर एस एल इक्वेशन। ऐसी एस एल इक्वेशन जिसमें पी ये वाला फंक्शन और डब्ल्यू वैनिश ना करें, ख़त्म ना हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर एस एल इक्वेशन। आगे पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। ऐसी एस एल इक्वेशन जिसमें ये जो तीनों फंक्शन है पी क्यू और डब्ल्यू ये हो पीरियोडिक हो। पीरियोडिक किसे कहते हैं, जिस तरह साइन पीरियोडिक फंक्शन है, वो 0 पे भी वही वैल्यू देता है, 2 पाई पे भी वही देता है, 4 पाई पे भी, 5 पाई पे भी, 6 पाई पे भी। इसे कहते हैं पीरियोडिक चीज़। अब ये उन्होंने कहा कि ऐसा एल सिस्टम जिसमें गिवन तीनों फंक्शन क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए, यानी कि जो वैल्यू ए पे आ रही है वही बी पे आ जाए, जो ए पे आ रही है वही बी पे, जो ए पे आ रही है वही बी पे। तो इसे हम कहते हैं ये पीरियोडिक एस एल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आ गई सिंगुलर एस एल इक्वेशन। ऐसी एस एल इक्वेशन जिसमें पी और डब्ल्यू, ये वाला पी और डब्ल्यू क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए इनमें से कोई एक, तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर एस एल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, चेक करनी है कौन सी एस एल इक्वेशन है। तो ये इसको आपने बस सिंपली ओपन करना है और बताना है, आपको बता देगा वो। देखिए जिस तरह पहली मैंने देखी है, कंपेयर करें, पी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, क्यू एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये रेगुलर है क्योंकि पी और क्यू डब्ल्यू ख़त्म नहीं हो रहे। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, पी और डब्ल्यू ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन पी हमारे पास 1 है, डब्ल्यू भी 1 है, लेकिन क्यू हमारे पास क्या आ गया, पीरियोडिक आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, पीरियोडिक हो जाएगी। अगली एग्जांपल देख लें, इसमें पी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास इंटरवल क्या हो 1 to -1, तो ये सिंगुलर है। अब इंटरवल 1 to -1 गिवन था, अगर इसमें 1 पुट करें या -1 पुट करें, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब पी और डब्ल्यू में से कोई एक 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये हमारे पास सिंगुलर है। तो सब की एक एक टाइप गिवन है, ये आपने देख लेनी है। अच्छा, अब आप रेगुलर एस एल इक्वेशन पढ़ चुके हो,
रेगुलर वो होती है जिसमें पी और डब्ल्यू क्या हो, वैनिश ना हो। अब हमने पढ़ा रेगुलर एसल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो रेगुलर एसल इक्वेशंस को उठा के बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर एसल सिस्टम। वो इक्वेशन थी, यहाँ पे भी इक्वेशन टाइप चीज़ लिखी है, लेकिन हम कह रहे हैं सिस्टम है, क्योंकि इसमें इस तरह की इक्वेशंस आएंगी। और इधर एक चीज़ और ऐड कर दी कि ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 यू डैश ऑफ ए इक्वल टू 0, बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू डैश ऑफ बी इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स है, यू सिंपल लेना और इसका डेरिवेटिव लेना है, यू सिंपल लेना उसका डेरिवेटिव लेना, पहले ए पे फिर बी पे। अगर आंसर क्या हो 0, ये है एंड पॉइंट कंडीशन, यानी कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, किसकी, रेगुलर एसल सिस्टम की। आगे आ गया पीरियोडिक एसल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो पीरियोडिक इक्वेशंस को उठा के बने, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक एसल सिस्टम। इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ ए बराबर आ जाएगा यू ऑफ बी के, और यू डैश ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, यू डैश ऑफ बी के। यानी कि जब रेगुलर चेक करना है तो ये कंडीशन चेक करनी है, जब पीरियोडिक चेक करना है तो ये कंडीशन चेक करनी है। आगे बाउंड्री कंडीशन मेंशन है, दोबारा यही कंडीशन मेंशन है, ये वाली बाउंड्री का कोई इशू नहीं। बस आपने याद रखना है कि रेगुलर के लिए कौन सी होती है ये, पीरियोडिक के लिए कौन सी होती है ये, यानी कि नॉर्मल जो सादा होती है उनके लिए ये, और पीरियोडिक के लिए ये। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन सॉल्यूशंस ऑफ द रेगुलर एसल सिस्टम। आपको ये वाले क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन के लिए उसने कोई ना कोई चीज़ें गिवन होंगी, आपने इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू किस तरह करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बननी है डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। डी की वैल्यू देनी है प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट एओटा। अब जब किसी डी की वैल्यू आ जाए कम्प्लेक्स, तो वो आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है कॉन्स्टेंट 1, और इसकी वैल्यू C1 कॉज ऑफ दिस प्लस C2 साइन ऑफ दिस। ये आप पढ़ के आ चुके हो, चैप्टर सेमेस्टर नंबर 3 में शायद पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब दो वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएँ और कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हों, तो एक C1 के साथ आ जाता है कॉज के साथ, और एक C2 के साथ साइन के साथ। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया उसका। अब जनरल सोल्यूशन यहाँ तक तो आंसर नहीं ना आना, ये कंडीशंस गिवन थी, आपने चेक करना है इन कंडीशन के मुताबिक क्या सिस्टम है। अब सबसे पहले यू ऑफ 0 पुट करें तो आंसर क्या आता है 0, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे 0 पुट करके देख लें, जब 0 पुट करेंगे ये कॉज ऑफ 0 1 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो रह जाएगा सिर्फ C1। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, C1 की वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद एक और चीज़ भी गिवन है, यू ऑफ पाई का आंसर क्या है 0। तो चेक कर लेते हैं, C1 कॉज लैम्डा स्क्वायर रूट पाई, C2 साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। अब C1 की वैल्यू क्या थी 0, हमें पता थी, वो इसमें पुट की, तो C1 ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, ये पहले 0 है। रह गया C2 साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई इज इक्वल टू 0। हमने इधर से वैल्यू दरअसल एक्सट्रैक्ट करनी है, वैल्यू निकालनी है, कंडीशन को यूज़ करके वैल्यू निकालनी थी। पहली कंडीशन हमें C1 निकालने में मदद की, दूसरी कंडीशन देखना लैम्डा निकालने में मदद करेगा। अब ये आंसर क्या आ रहा है 0। एक ही टाइम में दो कॉन्स्टेंट 0 नहीं हो सकते। C1 0 हो चुका है, दो चीज़ों का आंसर 0 है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब कोई एक चीज़ 0 होना जरूरी है। अब C2 तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट 0 हो चुका है, दूसरा 0 नहीं होना। अगर C2 0 नहीं हो सकता, मतलब ये मस्ट 0 किसके 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो उसको उधर जाके साइन इन्वर्स ले लें। साइन इन्वर्स ऑफ 0 होता है n पाई, यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी n, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी n स्क्वायर। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या था, ये था जनरल सोल्यूशन, ये रहा C1 कॉज ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स, C2 साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स। अब C1 तो 0 है, ये तो खत्म हो गया। सोल्यूशन था C2 साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स। अब लैम्डा स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू n पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा C2 साइन n पाई, या इन जनरल Cn, C2 को Cn लिख देंगे, साइन n पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज़ का, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, और आगे ये आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है। कंडीशन इस बार इस तरह गिवन है कि इस साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है। यू की वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे, यू की वैल्यू पाई पे फाइंड करेंगे, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। फिर यू डैश की वैल्यू भी 0 पे, यू डैश पाई की वैल्यू भी 0 पे, ओ सॉरी पाई पे, यू डैश की वैल्यू पाई पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे, इक्वल। इस तरह से बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डी की वैल्यू आ गई, ये आ गया जनरल सोल्यूशन। इसके बाद अब ये दोनों इक्वल के 0 बराबर है 0 और पाई पे, 0 और पाई पे फाइंड कर लिया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर डैशेस की वैल्यू 0 और पाई पे, इसी कहने इक्वेशन नंबर 3 पे। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशंस के कॉन्स्टेंट्स को हम कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये देखें लैम्डा की वैल्यू आ गई, उनको सॉल्व करने से लैम्डा की वैल्यू आ गई, उसको जनरल सोल्यूशन में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। अब दो हमने, ऑर्थोगोनल मतलब होता है कि जो आपस में परपेंडिकुलर हो फंक्शंस। तो अब आइगन फंक्शंस की परपेंडिकुलरिटी चेक करना क्या क्या तरीका कार है कि अगर सबसे पहली बात तो आपके पास दो फंक्शन होने ज़रूरी हैं।
लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे आपके पास यू एक्स और वी एक्स दो फंक्शन है, तो अगर आप इंटीग्रल लें फ्रॉम इंटरवल ए टू बी और अंदर उसके रखें डब्ल्यू एक्स यू एक्स और वी एक्स, यानी कि यू और वी तो आपको गिवन थे दो फंक्शंस, डब्ल्यू साथ होता है वेट फंक्शन, और इनका इंटीग्रल ले लें और आंसर क्या आ जाए 0, यानी कि दो फंक्शन अगर चेक करने ऑर्थोगोनल है या नहीं है तो उनके साथ वेट फंक्शन को रखें और उसकी इंटीग्रेशन कर दें उस इंटरवल में, अगर आंसर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं फंक्शन। अब चेक करनी है ऑर्थोगोनलिटी ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम, ये ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है किसकी, रेगुलर एसएल सिस्टम की। आपको गिवन है यू एम और यू एन के हैं, दो सोल्यूशन हैं उस फंक्शन के, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, उनकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है, पहले की आइगन वैल्यू है लैम्डा एम, दूसरे की आइगन वैल्यू है लैम्डा एन, और आपने प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ यू एम यू एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन थी ना, उसको आपने प्रूव करना। अब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले आप रेगुलर एसएल सिस्टम को लिख लें। एसएल सिस्टम को लिखने का तरीका अगर ये था आपको याद होगा, वो इक्वेशन लिख ली। अब ये डेरिवेटिव है, इसको आप डैश भी लिख सकते हैं, इसको डैश की शक्ल में लिख लिया। नीचे रेगुलर एसएल की कंडीशंस थी दो, वो भी लिख ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि इसके दो सोल्यूशन हैं, एक यू एम और एक यू एन। अगर यू एम के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे भी जहाँ पे यू है वहाँ पे यू एम आ जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे यू एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एम आ जाएगा, ये यू एम के लिए आ गई। उसके बाद यू एन के लिए भी ये भी लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे यू एन आ जाएगा, और कंडीशन भी लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एन आ जाएगा। इस तरीके से आपने यू एम और यू एन लिख लिया। इसके बाद ये इसको इक्वेशन नंबर कह दें 2, इसको कह दें सॉरी इक्वेशन नंबर 3, इसके कह दें इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यू एन से, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा यू एम से। क्यों किया, क्योंकि इनको इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, वो जो टर्म कैंसिल होगी ये और ये टर्म क्या हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। टर्म कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचती हैं उनको लिख लिया आपने, रिमेनिंग टर्म्स को आपने लिख लिया। रिमेनिंग टर्म्स को लिखने के बाद आपने लैम्डा वाली राइट साइड पे ले जानी है। राइट साइड पे ले जाने के बाद लैम्डा, उनमें से बकाया सब चीज़ें कॉमन है, सिर्फ लैम्डा डिफरेंट है, उनको ब्रैकेट में कर लेना। ब्रैकेट में करने के बाद अब इसको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ बाय पार्ट्स, सब को इंटीग्रेशन कर देना, किससे, बाय पार्ट्स कर देना। अब इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी बाय पार्ट्स। इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये ओपन हो जाएगा। ये एक फंक्शन है बाय पार्ट, मतलब दो हो जाएंगे, आपको पता है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगी। अब ये एक टर्म फिर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, रह गई आपके पास ये वैल्यू और एज इट इज़ ये वैल्यू। अब इसमें ये लिमिट आपको पता है, पहले अपर लिमिट पुट होगी, सब में बी पुट हो जाएगा, फिर सब में ए, सब में बी, फिर सब में ए, सब में बी पुट हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बराबर ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अब यूज़ होनी है कंडीशंस। ये कंडीशन ए की शक्ल में थी, ये कंडीशन ही ए की शक्ल में, बी की शक्ल में, ए की शक्ल में, बी की शक्ल में, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। आपके पास ये कंडीशंस थी यू एम में और ये कंडीशंस थी यू एन में। अब यहाँ पे यू एम और यू एन की वैल्यू इन कंडीशन से निकालेंगे, ये मैंने नीचे लिखी भी हुई हैं, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हर चीज़ काट के क्या हो जानी है, ज़ीरो हो जानी है। लेफ़्ट साइड पे काट के हर चीज़ क्या होगी, ज़ीरो। जब कोई चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी तो ये हमारे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, या पहली ज़ीरो होती है, दूसरी लैम्डा एम और लैम्डा एन कांस्टेंट है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इनका डिफरेंस भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो मतलब ऑब्वियस बात है इसने क्या होना है, ज़ीरो, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम सवाल है, लिखा भी वैसे ही हुआ है बिल्कुल, सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि ये रेगुलर के लिए था, ये पीरियोडिक के लिए गिवन है। अगर ये पीरियोडिक के लिए वाली गिवन है तो इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी, वो क्या होंगी आपको याद होगा, मैंने बताया था, ये है पीरियोडिक की बाउंड्री कंडीशन। सेम सवाल, मैंने सवाल लिखा भी नहीं है यहाँ तक, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम करें। सेम करने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री कंडीशन एसएल की पुट की थी ना, रेगुलर एसएल की, वहाँ पे हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे। ये पुट करेंगे सारी साइड ज़ीरो हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी कि सवाल आपको करने की भी, हाथ से प्रैक्टिस करने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो अच्छी तरह कर लिया ना तो सेम है, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन है, आपने एक बार देख लेना जो मैंने किया हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़। अब हमें प्रूव करना है कि जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रियलिटी का मतलब है रियल होती है, ये हमने प्रूव करना है। थ्योरम आपको गिवन है दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए रेगुलर सिस्टम आर रियल, इट इज़ अज्यूम दैट सिंस पी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स डज नॉट वैनिश। अच्छा, वो क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास पी और एक्स डब्ल्यू एक्स वैनिश नहीं हो रहे, आपने प्रूव करना है कि वो क्या है, रियल है। अब दो तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक होता है क्वेश्चन को सीधी तरह सॉल्व करें, दूसरा होता है कंट्राडिक्शन लेकर उसको रॉन्ग प्रूव कर दें। हमने कंट्रेरी सपोज कर लेना कि लैम्डा इज़ अ कम्प्लेक्स वैल्यू
ऑफ रेगुलर एसल सिस्टम। हमने कहा जो आइगन वैल्यू आ रही है लैम्डा वो रियल नहीं है, वो कम्प्लेक्स है। लेट ही किया ना, अगर कम्प्लेक्स है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा भी आ जाएगा। इसको कहने क्वेश्चन नंबर ए। इसके बाद हर एसल सिस्टम को इस तरह लिखते हैं, डेरिवेटिव को डैश से भी लिखते हैं, पिछले सवाल में बताया था। तो उसके मुताबिक ये लिख लिया हमने एसल सिस्टम, ये लिख ली उसकी बाउंड्री कंडीशन, हमें पता है बाउंड्री कंडीशन के बारे में भी। इसके बाद जब आइगन वैल्यू रियल और इमेजिनरी में डिवाइड हो जाएगी ना, तब इस एसल सिस्टम का हर सोल्यूशन भी सिंगल नहीं रहेगा, वो भी डबल हो जाएगा। जिस तरह यू आप देखें, यू अगर इसका सोल्यूशन है ना तो यू सादा नंबर नहीं आएगा, यू भी रियल फाई एक्स प्लस एयोटा साई एक्स इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी में डिवाइड हो गया। बाउंड्री कंडीशन क्या थी? बाउंड्री कंडीशन यू को यूज़ करके लिखते थे। अब देखें ज़रा, बाउंड्री कंडीशन भी मैंने चेंज कर दी है। मैंने यू से नहीं लिखा, एक बार फाई से लिखा, एक बार साई से लिखी, एक बार पूरी बाउंड्री कंडीशन फाई से, एक बार पूरी बाउंड्री कंडीशन साई से। यानी कि सिर्फ इसको चेंज करने से, लैम्डा की वैल्यू रियल और इमेजिनरी में स्प्लिट करने से हमारे पास चेंजिंग्स आ गई कि हम यू को भी तोड़ के लिखते हैं और बाउंड्री कंडीशन को भी रियल वाले पार्ट में तोड़ के इमेजिनरी वाले पार्ट में तोड़ के। बस यहाँ तक ये समझने वाली बात है, आगे तो चीज़ ईजी है। इसके बाद अब मैंने वही फंक्शन लिख दिया, सिर्फ यू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, फाई प्लस साई। लिखने के बाद इसको लिखने के बाद डेरिवेटिव इसका ओपन किया, यहाँ तक सिर्फ डेरिवेटिव ओपन किया और इसमें कोई चीज़ नहीं। डेरिवेटिव ओपन करने के बाद आपने एयोटा वाली चीज़ें एक ब्रैकेट में कर लें और दूसरी चीज़ें एक ब्रैकेट में कर लें। इसको कहना है रियल पार्ट, इसको कहना है इमेजिनरी पार्ट, और बराबर है 0 प्लस एयोटा 0 के, यानी कि रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इक्वेट करेंगे तो पहली इक्वेशन भी 0 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन भी 0 की इक्वल हो जाएगी। इसके बाद चीज़ों को कैंसिल करने के लिए ना, ऊपर वाली इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को फाई से, और 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। पिछले सवालों की तरह चल रहा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो टर्म्स रिमेनिंग रह गई हैं उनको हम लिख लेंगे एज इट इज़। लिखने के बाद क्या किया था पिछले सवाल में? इंटीग्रेट किया था। यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। ए टू बी इंटरवल लेके उनको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट बाय पार्ट करने से इसके भी 2 पोर्शन हो जाएंगे, इसके भी 2 पोर्शन, ये एज इट इज़ आ जाएगा इंटीग्रेशन में। एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 टर्म रह जाएंगी। इसमें पहले बी पुट कर लेंगे, बाद में ए, पहले बी पुट कर लेंगे, बाद में ए, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सेम एज इट इज़ पिछला सवाल ही चल रहा है, जैसे सेम वैसा प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ से आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फाई ऑफ ए साई ऑफ ए और फाई ऑफ बी साई ऑफ बी की। ये मैंने लिख भी दी है, दोबारा डायरेक्ट मैंने पुट नहीं की ताकि समझ आ जाए, लिख भी दी है। लिखने के बाद इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे चीज़ों को, लेफ्ट साइड सारी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। जब ये 0 हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू वेट फंक्शन है, वो तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। और ये हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स भी 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साई होता है इमेजिनरी पार्ट और फाई होता है रियल पार्ट। लेकिन जब पार्ट्स होते हैं ना, कोई भी नंबर का स्केयर नहीं पॉजिटिव आता है, स्केयर्स को ऐड करें आंसर क्या आना? पॉजिटिव आना। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता इस सवाल में। अगर नहीं हो सकता, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो कंडीशन बनानी थी वो नहीं बन रही, हमारे सवाल में वो कंडीशन नहीं बन रही। तो इसका मतलब जब चीज़ ना बन रही हो तो जो लेके चले हैं वो गलत लेके चले हैं। तो हमने कंट्राडिक्शन पे सपोज किया था, ये रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, ये गलत लेके चले हैं। तो इसका मतलब ये हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग प्रूव होगी, सवाल प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, सिर्फ जो फंक्शन है वो क्या है? एसएल सिस्टम है और वो पीरियोडिक है। पिछला रेगुलर से किया, ये पीरियोडिक से किया। सिर्फ यहाँ पे ये 2 कंडीशन चेंज हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशंस, वो आपने चेंज कर लेनी है। और सेम सवाल एज इट इज़ ये आपने करना। आगे लैग्रांज आइडेंटिटी से इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है।